जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज बात करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स जो है, उस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 यानी कि मुद्रा और साख, इस चैप्टर के फुल टू डिस्कशन पे बात करेंगे। और वन शॉट पे इस पूरे के पूरे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा और ये मेरा 100% दावा है। देख सकते हो, सबसे पहला एक प्रश्न है आपका कि प्रश्न क्या है कि विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। तो बात करेंगे विनिमय का माध्यम के बारे में। तो जिस माध्यम द्वारा वस्तु या सेवाओं का लेन देन या क्रय विक्रय होता है उसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी कि जिस भी माध्यम के द्वारा कोई वस्तु हो या कोई सेवा हो जिसका हम लोग आदान प्रदान करेंगे अथवा क्रय विक्रय करेंगे, यानी कि खरीद और बेच सकते हैं, उस माध्यम को क्या बोलेंगे? विनिमय का माध्यम। उदाहरण के तौर पे आज के समय पे आप जैसे मुद्रा यानी पैसा का बात करते हो, जैसे कोई करेंसी का नोट का बात कर लो, चेक का बात कर लो, ड्राफ्ट का बात कर लो, एटीएम का बात कर लो, या आप पेटीएम का बात कर लो, या फोन पे का बात कर लो। तो ये सारे के सारे क्या है? विनिमय के माध्यम है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए विनिमय माध्यम के कुछ उदाहरण के लिए। तो आप आराम से ये उदाहरण लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते तो क्वेश्चन आता है कि ये तो हम लोगों ने देखा विनिमय क्या होता है, लेकिन वस्तु विनिमय भी होता है। यानी कि आज के दौर पे या आधुनिक दौर पे अगर आप देखोगे तो विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का, करेंसी नोट का, चेक का, ड्राफ्ट का और एटीएम का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु खरीदना हो या कोई कहीं पे जाकर हॉस्पिटल से कोई सेवा लेना हो, जैसे आप बीमार हो तो आप वहाँ पे सेवा लोगे, जो तीर्थ क्षेत्र के उदाहरण होते हैं, जो सेवा देता है। तो आप अगर क्या करते हो, कहीं जाकर सेवा लेते हो या कोई वस्तु खरीदते हो तो बदले में आप उसको पैसे देते हो, मुद्रा देते हो, या उसको क्या करते हो, चेक काट के देते हो, या आप अपने एटीएम से स्वाइप करते हो और आपको वस्तु या वो सेवा प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप आगे जाएंगे, जब पहले ये मुद्राओं का चलन नहीं था तो उस समय कुछ तो ऐसी प्रणाली रही होगी ना, जिस प्रणाली के बदौलत लोग जो होते हैं क्रय विक्रय या लेन देन करते हो। तो ऐसे प्रणाली को पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता था। और यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। तो देखो क्या प्रश्न आएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अभी वर्तमान समय में सेवाओं का और वस्तुओं के लेन देन या क्रय विक्रय के लिए मुद्रा, करेंसी नोट या ड्राफ्ट या एटीएम जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं थी उस समय भी लोग वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय करता था। तो वो जिस प्रणाली से होता था उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। और हूबहू क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो बात करें प्रणाली के बारे में, तो वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु के माध्यम से करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली उस समय प्रचलित था जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो मैंने चूंकि अभी बताया कि जब इन सारी चीज़ों का प्रचलन नहीं था तो उस समय लोग अपनी ज़रूरतों को और अपनी सेवाओं को पूरा करने के लिए क्या करते थे, वस्तुओं के बदले वस्तु का प्रयोग करते थे। अगर आज भी देखोगे तो जो भी ग्रामीण समाज में है, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी चलती है। जैसे अगर आप गौर करना कि जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी के घर में, अगर मान लो कोई किसी के घर में अगर चावल खत्म हो जाता है तो वो क्या करता है, बगल वाले घर से मांग लेता है कि भाई मुझे थोड़ा चावल दे दो, जब मुझे मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये भी एक वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है। जैसे बहुत सारी महिलाएं गांव घर में क्या होता है कि तुम मेरे खेत में आके काम कर देना, तुम मेरे खेत में 2 दिन काम कर दोगे तो मैं भी तुम्हारे खेत में क्या करूंगा, 2 दिन जाके काम कर दूंगा। तो ये भी एक वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें क्या करेंगे हम लोग, पैसे के बिना क्या करेंगे, अपनी आवश्यक वस्तु या सेवाओं की पूर्ति करते हैं। और ये जो विनिमय होता है वस्तुओं के बदले होता है। यानी कि वस्तु दे रहे हो तो वस्तुतः आप उससे वस्तु ही लोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। और ये कब प्रचलित था, तो जिस समय पैसा नहीं हुआ करते थे। तो अब सवाल होगा कि सर अभी जैसे मुद्रा, करेंसी नोट या चेक ड्राफ्ट या एटीएम आ गया है तो हमें कोई कष्ट नहीं होता है, और आजकल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसी सुविधाएं हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सर आप ये बताइए कि जब ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो रहा होगा तब तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या कठिनाई बताएं।
और ये क्वेश्चन जो है 2023 में आपका पूछा गया था। तो अगर बात करूं वस्तुमेय प्रणाली के दोष और कठिनाइयों का, तो सबसे पहला देख सकते हो, सबसे पहली कठिनाई क्या है? वस्तुओं के दोहरे संयोग की कमी की कठिनाई। अभी होता क्या भाई? तो दोहरा संयोग यानी कि आपको जो वस्तु चाहिए, जैसे मैंने क्या बोला, वस्तु के बदले क्या होता है, आपको वस्तु दिया जाता है। यानी अगर मान लो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे पास, मुझे क्या चाहिए, मुझे जूते चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे घर में चावल है, तो मैं क्या करूंगा कि ऐसा व्यक्ति को ढूंढूंगा जो अपने जूते के बदले मुझे क्या करेंगे, मुझसे चावल ले लेंगे। तो वही होता है दोहरा संयोग की कठिनाई। दूसरा क्या होता है? मूल्य में समान मापन की कठिनाई। जैसे अगर मान लो कि कोई चावल दे रहा है और चावल की गुणवत्ता और जूते की गुणवत्ता में अंतर हो सकता है, चावल की कीमत में जूते की कीमत में कमी हो सकता है, तो समान मूल्य का क्या होगा, यहाँ मापन की कठिनाई हो सकती है। तीसरा क्या होगा? स्थगित भुगतान की भी कठिनाई हो सकता है। हो सके कि जो व्यक्ति जिस वस्तु के लिए लेना चाहता है उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, तो स्थगित भुगतान की कठिनाई हो सकती है। चौथा क्या होगा? मूल्य संचय की कमी होगा। यानी कि आप अगर कोई वस्तु दे रहे हो किसी को, तो उसके बदले में आपको ऐसा कोई वस्तु नहीं मिलेगा जिसको आप लंबे समय तक रख सकते हो। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास चावल है और मैंने चावल बेचा और मुझे पैसे मिल गए, मैं क्या करूँगा, पैसे में जाके बैंक में जमा कर दूंगा, तो उससे मेरा मूल्य संचय होगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा बैंक से पैसे नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर मान लो कि आपने क्या करा कि आपने चावल के बदले में मान लिया जाए कि आपने क्या किया, गेहूं लेके आया, तो क्या आप गेहूं को ज़्यादा दिन तक रख पाओगे? भले ही आप उपयोग ना करो, वो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। तो क्या होते हैं, मूल्य संचय की कमी, क्या होता है, मूल्य संचय की कमी भी इसमें देखने के लिए मिलता है। और पांचवा जो प्रॉब्लम होता है, हस्तांतरण की समस्या होता है। जैसे अगर मान लो कि आपको चावल लेना है, आपको चावल के बदले मान लो कि जूता लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लोगों को खोजना पड़ेगा जो क्या करे, उल्टा करे। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आपको जो चाहिए, आपको जूता चाहिए चावल के बदले में, तो आपके गांव में ही वो व्यक्ति, वैसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, किसी दूर दराज के किसी एक कोने होगा, तो हस्तांतरण की भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब कभी कभी ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा या आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन अगर यही वाला क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दे, चूंकि पूछा भी गया है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो देखिए क्वेश्चंस क्या आता है माय डियर फ्रेंड, कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की व्याख्या करें। तो हम लोग क्या करेंगे, फुल टू फुल व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला जो था आपका, वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य मान के इकाई का अभाव। यानी कि जो वस्तु और सेवाओं का जो असली में जो रेट होगा या जो उसका कॉस्ट या प्राइस होगा, उसमें कमी, उसके इकाई में अभाव देखने के लिए मिलेगा, कठिनाई है। ये समझिएगा कि अर्थात यदि एक व्यक्ति को 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो उसे वह अपने के गेहूं से बदलना चाहता है, तब प्रति मीटर कपड़े के लिए उसे कितना गेहूं देना होगा, यह निश्चित नहीं कर पाएगा कि वास्तव में उसे कितना गेहूं देना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर मान लिया जाए कि 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और बदले में क्या कर रहा है, वो अपना गेहूं दे रहा है, तो जो व्यक्ति कपड़ा देगा वो उससे कितना गेहूं का मांग कर सकता है 1 मीटर के लिए, ये हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। तो पहला क्या आता है आपका, तो सेवाओं तथा वस्तुओं तथा सेवाओं में मूल्यवान इकाई का क्या होता है, अभाव देखने के लिए मिलता है। तीसरा क्या होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली आवश्यकताओं के दोहरे संयोग पर आधारित प्रक्रिया है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एक व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति की तलाश में रहता है जो वही चीज बेचना चाहता है। जैसे कि कोई जूता के बदले चावल या चावल के बदले जूता, जिसे पहले व्यक्ति खरीदता है। यह विनिमय को अधिक जटिल और समय लेने वाली बना देती है, और यह क्या सबसे बड़ी समस्या आपको देखने के लिए मिलता है। अगला देख सकते हो पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट का बात करूं तो क्या है कि ऐसे विनिमय जिसमें भुगतान भविष्य में किया जाना होता है, यानी कि वही मूल्य संचय की बात की हमने, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के गंभीर दोषों को व्यक्त करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी भुगतान होता है वो भविष्य में कभी किया जाएगा, तो भविष्य में दी जाने वाली वस्तु के मूल्यमान में उतार चढ़ाव का जोखिम बना रहता है, जिससे किसी एक पक्ष को हानि की संभावना बनी रहती है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे अभी नॉर्मली आप जानते हो कि आपको दाल, चीनी, चावल और आटे का मूल्य घटता है, तो मान लिया जाए सपोज दैट कि मैंने अभी, जैसे मैं चावल और जूते की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने चावल के बदले मुझे जूते चाहिए, तो अभी बताओ ज़्यादा रेट किसका हो सकता है? सिंपल सा बात है, जूते का हो सकता है, चावल का नहीं हो सकता है।
लेकिन अगर ऐसी स्थिति में पकड़ लेता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि चावल और मैं गेहूं का कंपैरिजन करता हूँ, चावल और किसका करता हूँ, गेहूं का करता हूँ। तो मान लो कि मुझे गेहूं चाहिए, मेरे पास चावल है, तो ये मैं क्या करूँगा, ऐसा व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास क्या होगा, गेहूं हो। हम लोगों ने क्या क्या आदान प्रदान कर लिया, लेकिन जब हमने आदान प्रदान किया तो ऐसा भी संभव है कि गेहूं का रेट चावल से अधिक होगा, तब बताओ घाटा में कौन होगा, तब तो घाटे की स्थिति हो सकती है ना। इसीलिए मैंने लिखा कि ऐसे विनिमय जिसमें भुगतान भविष्य में किया जाना होता है वस्तु विनिमय प्रणाली के गंभीर दोषों को व्यक्त करता है। भविष्य में दी जाने वाली वस्तु के मूल्यमान में उतार चढ़ाव का जोखिम बना रहता है, जिससे किसी एक पक्ष को हानि होने की संभावना होती है। अब आगे देख सकते हो क्या आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य या धन संचय का कोई स्थान नहीं होता। इसमें सिर्फ वस्तुओं का भंडार किया जा सकता है, अतः वस्तुओं के खराब होने की संभावना बनी रहती है और वस्तु जो होती है वो ज़्यादा दिन में खराब हो सकता है क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। अब अगला जो दोष होता है वस्तु के हस्तांतरण की कठिनाई। तो यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को देकर लेना चाहता है तो उसे इससे ऐसा भी संभव है कि मिलने वाला वस्तु का आकार उसके समझ से बड़ा भी हो सकता है। तो इसे या वह दूर वाले इलाके में मिले तो इससे इसकी कठिनाई आ सकती है कि अगर मान लो कि जो थैला लेके गया उस थैले से अगर उसका बड़ा अगर मान लो कि कोई सामान मिल गया तो उसे हस्तांतरण में कठिनाई होगी ना, उसे ढूंढने में कठिनाई होगी ना, तो इतनी सारी कठिनाई देखने के लिए मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, तो आप समझ में आता है यानी कि हम लोगों ने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा दोष है और बहुत सारी कठिनाई है जो कि हम लोगों ने एक करके डिस्कशन किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यानी कि मुद्रा यानी कि जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदेमंद होता है। तो अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर मुद्रा क्या है, उसको परिभाषित कीजिए, तो आप क्या बोलोगे। तो बात करें जाए तो क्या है, कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम यानी कि जिसको लेन देन में या क्रय विक्रय में मूल्यों के समान मापक में, धन के संचय के साधन में अथवा भविष्य में की जाने वाले भुगतान के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है, मुद्रा कही जाती है। सामान्यतः स्वीकृत मुद्रा का प्रधान गुण है, यानी कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी वस्तु जो आपका विनिमय का माध्यम बन सकता है, सबसे पहला। दूसरा क्या, जिसके मूल्य के समान मापक हों और उसके मूल्य का मान्यता दिया जाता है। साथ ही साथ जिसे हम लोग धन संचय के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के रूप में, और एक साथ साथ कानूनी मान्यता अथवा शक्ति जिसको प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुद्रा बोल सकते हैं। अब कागज जो गांधी जी छापा होता है उसी को मुद्रा नहीं बोलेंगे, कारण क्योंकि आप जिसे मानोगे, जिसे स्वीकृति करोगे वही आपके लिए मुद्रा होगा। इसीलिए कहा है कि सामान्यतः स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण होता है। अगर कोई चीज़ के लिए आप स्वीकृति दे रहे हो तो ये क्या है, मुद्रा का प्रधान गुण है। बात करें तो क्या लिखोगे आप लोग कि कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम मूल्य के सामान्य मापक, धन के संचय के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है, मुद्रा कही जाती है। सामान्यतः स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण होता है, आपको याद रखना है। अब यहीं पे आपके पास क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कर देता है कि मुद्रा के दो प्रयोग को लिखना होता है कि मुद्रा के दो प्रयोग का या दो मुद्रा के प्रयोग के दो तरीके या ढंग बताने के लिए आपको बोलता है। तो एक तो आपका क्या है, विनिमय, यानी कि हम लोग वस्तुओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय कर सकते हैं मुद्रा जैसे। अगर मान लो कि आपके पास जूते हैं और आपको चावल चाहिए तो आप क्या करोगे, जूते को बाजार में बेच दोगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको मुद्रा मिल जाएगा, और फिर उस मुद्रा से जाके क्या करोगे, आप चावल खरीद लोगे, अपनी जो जरूरत की वस्तु है आप उसको खरीद सकते हो। तो पहला क्या आपका विनिमय का माध्यम, और दूसरा क्या है, मूल्य संचय, यानी कि मैं उस जूते को बेचकर जो पैसा प्राप्त होगा उसे मैं जमा के रूप में भी रख सकता हूँ। तो आज के समय में मुद्रा का ये दो तरीका है, एक तो विनिमय, दूसरा क्या हो गया, मूल्य संचय। अब क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ पे को जो सट गया है, तो क्या होगा, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि मुद्रा के बदले आसानी से किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का विनिमय संभव होता है। इसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप अपने जरूरत के जूते को बेचकर अपनी आवश्यक वस्तु को खरीद सकते हो।
तो चूंकि ये क्या करता है कि अपने सेवाओं का आदान प्रदान करता है, तो इसीलिए बोलेंगे कि ये क्या है, एक मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। अब क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा के दो कार्य के बारे में पूछेगा कि मुद्रा के दो कार्य लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ऊपर में देखा दो तरीके, और हम लोग कार्य बोलेंगे तो पहला जो कार्य है आपका वस्तु विनिमय, यानी कि एक तो विनिमय के माध्यम का कार्य करता है, और मूल्य मापक या मूल्य संचय का भी ये क्या करता है, काम करने का करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर तो आज के ज़माने में, इस आधुनिक युग में मुद्रा का किन किन रूपों में उपयोग होता है? तो क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, करेंसी नोट, चेक और सिक्का इसका एक अभी वर्तमान में है। साथ में बैंक में निक्षेप अथवा जमा, यानी कि बैंक से आप कोई पैसा निकालते हो वो, या बैंक में जो जमा करते हो वो भी क्या है, आपका एक आधुनिक रूप है। साथ में जो भी क्रेडिट होता है या जो इंटरनेट बैंकिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके VBI क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे आगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि चूँकि आपको करेंसी नोट सबके बारे में पता है, लेकिन चेक के बारे में कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चेक से आप क्या समझते हैं। तो चेक वह महत्वपूर्ण विशिष्ट कागजी दस्तावेज होता है जिस पर बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह चेक देने वाले व्यक्ति, यहाँ पे क्या होगा, वाले होगा, वाले छूट गया है, कि वह चेक देने वाले व्यक्ति या संस्था के खाते में निर्देशित व्यक्ति को भुगतान करे। यानी कि जिस भी व्यक्ति का जो चेक दे रहा है और जिस व्यक्ति के नाम पे वो चेक है उसके खाते पे क्या करे, भुगतान करे। और ये चेक जो है किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। अब बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि जैसे हम लोगों ने देखा कि मुद्रा जब आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी जूते को बेचते हैं, पैसा लेते हैं और चावल को खरीद लेते हैं, या अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो मुद्रा के प्रयोग से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास गेहूं है तथा उसे कमीज की आवश्यकता है, तो इस स्थिति में वह व्यक्ति अपने गेहूं को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और अपनी आवश्यक की वस्तु कमीज जो है उसे खरीद सकता है। यानी कि आप उसे ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढना होगा कि जो क्या करे, गेहूं के बदले कमीज दे, और या उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं खोजना पड़ेगा जो कमीज के बदले क्या करे, गेहूँ ले ले। तो मुद्रा कहीं ना कहीं वस्तुओं के दोहरे संयोग को क्या करता है, कम करने का काम करता है। अब बात करेंगे आगे। तो अगला आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि आपका यहाँ पे जैसे एक छोटा क्वेश्चन होता है तो बड़ा क्वेश्चन भी पूछागा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देके समझाएं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे कि मुद्रा विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तु के रूप में किया जाता है। इसके लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था। यानी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली था तो उस समय क्या होता था कि एक वस्तु का जो मूल्य होगा वो दूसरा वस्तु देकर ही क्या करते थे, हम लोग वस्तु लेना देना करते थे, आदान प्रदान करते थे। और इसमें दोहरा संयोग का होना सबसे बड़ा आवश्यक था। यानी कि जो वस्तु मुझे देना है और जिसे जो वस्तु लेना है उसमें क्या होता है, इक्वलिटी देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि दो व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु अथवा क्या है कि दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु अवश्य होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि असंभव नहीं है तो कठिन आवश्यक था। यानी कि ऐसा होना कि दोनों को जो वस्तुएं बेचना चाहता है वो दोनों लोगों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करे। चूंकि इसे तो असंभव नहीं बोल सकते, लेकिन कठिनाई तो था। तो अब क्या था कि एक व्यक्ति के पास गेहूं है तथा वो कपड़े खरीदना चाहता है, तथा दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं तथा वो चावल खरीदना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती। लेकिन अगर किसी के पास मुद्रा है तो मुद्रे के प्रयोग से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास गेहूं है वह उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त करेगा तथा अपना कपड़ा जो है खरीद सकता है। क्योंकि देख सकते हो कि जो हम लोगों ने मार्केट बनाया था उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्या करे, गेहूं के बदले कपड़े ले ले। बात करें तो इसी तरह दोहरा जो संयोग का पूरा करता है। अब अगला जो प्रश्न है उस पर बात करते हैं।
यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि मुद्रा जो है वो बहुत कारीगर साबित है, क्योंकि इसमें हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों की कठिनाई से हम लोग बच सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आपके माइंड पे आता होगा, यानी कि जो मुद्रा है वो हमारे देश के लिए क्या फायदेमंद होता होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का विवेचना करें, यानी कि मुद्रा जो किस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण या खराब है। तो बात करेंगे आंसर पे, तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्व है और मुख्य कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय को व्यवहारिक रूप से सरल बनाना है। यानी कि जो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, कारण क्योंकि ये क्या करता है कि कोई भी वस्तु हो या सेवा हो उसके विनिमय का यानी कि आदान प्रदान और लेन देन में क्या करता है, एक व्यवहारिक रूप से इसको सरल बना देता है, क्योंकि हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है और किस तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। अर्थात खरीद बिक्री के लिए एक सरल माध्यम के रूप में कार्य करता है, या करना है यहाँ पे क्या होगा, कार्य करता है। व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए मुद्राओं क्या है, व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं के मुद्रिक मूल्य का निर्धारण आवश्यक होता है। क्योंकि अगर व्यापार कर रहे हो, अगर मान लो कि आपके पास आप दुकानदार हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप मान लो चावल बेच रहे हो या आप जो भी सामान बेच रहे हो, कोई खरीदना चाहता है तो ऐसा नहीं ना करेगा कि घर से फिर वो जाके चावल ला के दे देगा और आपको बोलेगा लो बेचो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर कोई व्यापारी है और उसको अपनी गतिविधियों का संचालन करना है तो उसमें वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान माध्यम नहीं करता, बल्कि उसमें क्या होगा, मौद्रिक मूल्य का निर्धारण आवश्यक होता है। यह कार्य मुद्रा के द्वारा ही होता है। जैसे अगर आप और भी चीज़ें देखोगे, जैसे मजदूरी हो गया, पेंशन आदि का भुगतान एक समय के बाद होता है, यानी कि ये भविष्य में की जाने वाली भुगतान है, क्योंकि आपको पता हो कोई काम कर रहा है तो भविष्य में की जाने वाली भुगतान है। इस तरह के आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा के माध्यम में स्थगित भुगतान विश्वसनीय तरीके से होता रहता है। चूँकि कोई काम किया तो उसके हिसाब से अगर हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो कि आज के रेट पे जैसे मजदूरी चल रहा है तो उस रेट पे कोई काम किया तो उसको क्या करेंगे, आज 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसका भुगतान हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये तो तय नहीं कर सकते ना कि जो वस्तु से दे रहे हैं और जो वस्तु से देना चाहिए उसमें काफ़ी अंतर हो सकता है। जैसे अगर मान लो कि कोई आदमी काम कर रहा है और आज के टाइम पे मान लो कि उसे 400 रुपये का अगर हाजिरी मिल रहा है प्रतिदिन, अगर मजदूर है, तो क्या उसको अगर हम लोग 2 किलो चावल दे दें या 2 किलो आटा दे दें तो क्या उसकी मजदूरी फुलफिल होगी? आप बोलोगे नहीं। लेकिन आज अगर वो काम करे, 10 दिन काम करे, 20 दिन काम करे, 30 दिन काम करे, तो 30वां दिन के बाद भी हम उसका मजदूरी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, मूल्य संचय यानी कि स्थगित भुगतान जो है हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बात क्लियर है? आगे है कि किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति लोगों के क्रय शक्ति तथा प्रति व्यक्ति आय से मालूम होता है। इसके आकलन में मुद्रा की भूमिका क्या होती है, अहम होती है। यानी कि अगर किसी देश की विकसितता जाननी हो, क्योंकि हम लोगों ने विकास वाले चैप्टर पे पढ़ा था, तो उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि उस देश में जो व्यक्ति है वो कितना ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को खरीद रहा है, सबसे पहला, और दूसरा वहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग आकलन करते हैं कि मुद्रा का भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्व है और मुख्य कार्य वस्तु तथा सेवाओं के विनिमय को व्यवहारिक रूप से सरल बनाने का काम करता है, अर्थात खरीद बिक्री के एक सरल माध्यम के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे क्या होगा, व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का निर्धारण आवश्यक होता है। यह कार्य मुद्रा के द्वारा होता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे मजदूरी, पेंशन आदि का भुगतान एक समय के बाद होता है, कुछ समय लगता है। इस तरह के आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा के भुगतान से स्थगित भुगतान विश्वसनीय तरीका होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति लोगों के क्रय शक्ति तथा प्रति व्यक्ति आय से मालूम होता है। इसके आकलन के लिए मुद्रा जो है मुख्य भूमिका निभाने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि चूंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का तो बहुत बड़ा हाथ है, साथ ही साथ बैंकों का भी हाथ होगा। आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि बताइए बैंक का आय का स्रोत क्या है, बैंक कहाँ से पैसा कमाता है। और ये आपका 2022 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैंक अगर बात करें आय का, तो बैंक अपने जमा राशि पर जो ब्याज देता है उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेता है। यानी कि जितना रुपया आप जमा करोगे तो जो पैसा आपको मिलता है इंटरेस्ट के तौर पर, उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे लेता है, जो उससे ऋण लेता है।
तो जो ये जो अंतर है, जमाकर्ता का इंटरेस्ट माइनस करेंगे कर्जदाता का जो इंटरेस्ट में माइनस करेंगे, जो उसमें जो गैप डिफरेंस है वही कहे आपका बैंक का इनकम का सोर्स है। यानी कि कर्जदारों के लिए गए ब्याज तथा कर्जदाताओं के दिए गए ब्याज में अंतर बैंक की आय का मुख्य स्रोत होता है। वहीं से बैंक जो है पैसा कमाता है। बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में मध्यस्थता भी करता है और दोनों के बीच में मध्यस्थता करने का भी क्या करता है, काम करता है। आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बैंक पैसा कहाँ से कमाया, तो जो पैसा आप जमा कर रहे हो और जो पैसा आप लोन से ले रहे हो, जो दोनों का जो गैप डिफरेंस है वही क्या है, बैंक का आय का मुख्य स्रोत होता है। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए मुख्यतः भारत में या कितने प्रकार के बैंक पाया गया है। तो भारत में 2 प्रकार के बैंक है, एक आपका व्यावसायिक बैंक, दूसरा क्या है आपका केंद्र बैंक। याद रखिएगा व्यावसायिक बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन भारत में जो बैंक केंद्र बैंक वो एक, यानी कि किसी भी देश में केंद्र बैंक जो होता है वो एक होता है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत का केंद्र बैंक कौन सा है, तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक जो होगा वो भारत का केंद्र बैंक है। और व्यावसायिक बैंक में जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे जो बैंक होते हैं आपके व्यावसायिक बैंक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, व्यावसायिक बैंक अथवा व्यावसायिक बैंक अथवा व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, या कभी कभी व्यापारिक बैंक को वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, तो बात करें आंसर पे। तो व्यापारिक बैंक वह शाखा है जो लाभ के उद्देश्य से मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी कि व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक ऐसी संस्था है जहां पे लाभ कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, मुद्रा को जमा करते हैं या लेन देन करते हैं या ऋण लेने का काम करता है। इसके लिए वह जनता, फर्मों तथा सरकार से जमा स्वीकार करता है। और क्या करता है, वो किसी व्यक्ति से, नागरिक से, कोई संस्था से या सरकार से क्या करता है, पैसा लेता है और उनके चेक या आदेश पर भुगतान यानी कि हरण क्या करता है, भुगतान करता है। जमा का प्रयोग ऋण या निवेश के लिए भी क्या करता है, करने का काम आपका करता है। और यही आपका क्या है, पूरा का पूरा बैंक है। तो पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो बैंक वो संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए वह जनता, फर्मों तथा सरकार से जमा स्वीकार करता है। और जब उनको आदेश दिया जाता है कि आप क्या करें, कि आप पैसा को भुगतान करें, तो भुगतान करने का काम करता है। और मुख्य रूप से बैंक जो है जमा का प्रयोग ऋण या क्या करता है, निवेश के लिए करने का काम करता है, ताकि वहां से और प्रॉफिट जो है बैंक को बनना शुरू हो। अब आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पे केंद्र बैंक के बारे में पूछेगा कि केंद्र बैंक से क्या अभिप्राय है और हमारे देश के केंद्र बैंक का नाम है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी देश में आपको एक केंद्र बैंक देखने के लिए मिलेगा। तो देश की मौद्रिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित बैंक को केंद्र बैंक कहा गया। यानी कि जो हमारे शीर्ष पर स्थित जो बैंक है उसे क्या कहा गया, केंद्र बैंक कहा गया। इसका कार्य पूछेगा। तो देश की मौद्रिक नीति की रचना करना, बैंकों का संचालन करना, नियमावली लागू करना और साथ में क्या करना, निर्देश और नियंत्रण करने का काम जो होता है केंद्र बैंक का होता है। और हमारे देश का जो केंद्र बैंक उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI उसका नाम है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम देश की मौद्रिक नीतियों का रचना करना, संचालन करना, नियमन बनाना यानी कि नियम बनाना और नियंत्रण और निर्देश देना कि किस प्रकार से निर्देश दिया जाएगा और नियंत्रण करने का काम जो होता है वो केंद्र बैंक का होता है। भारत का केंद्र बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि RBI का मुख्य काम क्या है। तो 2 मुख्य काम है। सबसे पहला क्या है, साख जारी करना, और तीसरा काम क्या है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो करेंसी नोट जारी करने, नोट छपना तो सबको समझ में आता है, लेकिन अगर आपके माइंड में डाउट होगा कि साख क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ साख के बारे में क्वेश्चन डाला है। तो साख एक प्रकार का समझौता है जिसमें ऋणदाता कर्जदाता को धन, वस्तु या सेवा इस वादे पर देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा, और इसी को क्या बोलेंगे, साख। और ये साख जारी करने का भी काम क्या किसका होता है माय डियर फ्रेंड, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है कि कितनी अवधि में वो जो कर्जदाता या कर्जदार है वो लोन को चुकाएगा, जो भी नियमावली होता है करने का काम होता है। तब सवाल, अब ऋण का बात कर रहे हो सर, तो अगर कोई व्यक्ति ऋण ले रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, या ऋण की शर्तों में बात करेंगे, ऋण की शर्तों में किन किन बातों को शामिल किया जाता है, या ऋण की क्या क्या शर्त होता है, उसके बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। यानी कि अगर मैं एक आम भाषा में बोलूँ तो जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का जिक्र होता है ऋण में, अगर आप बैंक से ले रहे हो तो सबसे पहला होता है ब्याज का, कि आप जो पैसा ले रहे हो उसका रेट क्या होगा, उस पर कितना ब्याज लगेगा। दूसरा क्या होगा, समर्थक ऋण आधार क्या होगा, यानी कि अगर मैं कोई पैसा दे रहा हूँ तो उसके बदले में जब आप भविष्य में उसको चुका नहीं पाओगे
तो फिर उसके बदले में क्या करूँगा, मैं तो भाई चने नहीं बेचूंगा या मैं तो हाई करके तो नहीं रहूँगा। अगर ऐसी स्थिति रही तो लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे और क्या करेंगे, लोन चुकाएंगे नहीं, क्योंकि मांगने वाला कोई नहीं है। तो यानी कि सबसे पहला तो क्या होता है, ब्याज दर, यानी कि आप जो है कितना पैसा लोगे उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। आप जो पैसा ले रहे हो वो पैसा अगर आप भविष्य में चुका नहीं पाओगे तो फिर पैसे की पूर्ति कहाँ होगी, उसके लिए क्या होगा, समर्थक निर्धारक की मांग की जाती है। तीसरा क्या होगा, आवश्यक कागजात, यानी कि अगर जो भी आप समर्थक मूल्यधार दे रहे हो, जैसे ज़मीन का, सोना हो गया, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको कागजात चाहिए, या जो लोन ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, कागजात देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो कागजात होगा उसमें ये भी लिखा रहेगा, उसमें आपको ये भी बात का जिक्र किया जाएगा कि आप भुगतान कैसे कर रहे हो, क्या आप उसके लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे, या तो फिर आप क्या करने वाले हो कि आप उसके बदले मेरे यहाँ पे काम कर दोगे, इस तरह की चीज़ें। तो भुगतान के तरीके और साथ में ऋण की अवधि की, ऋण जो है वो कितने समय के लिए आप ले रहे हो, ये पांचों चीज़ें मैंडेटरी होते हैं जो ऋण लेने की आवश्यक शर्त हैं और ऋण लेते समय या ऋण देते समय लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि ऋण के शर्तों का उल्लेख करें, बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ सकता है। तो उल्लेख पे बात करेंगे। सबसे पहला क्या था, ब्याज, जिसे क्या बोलेंगे, ब्याज दर। तो ऋण पर वार्षिक या मासिक ब्याज दर निश्चित की जाती है ताकि आपको जो पैसा आपको मिल रहा है उस पैसे पे वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और वही तो आपकी कमाई होती है बैंक की। ये तो ऋण था। अब क्या, समर्थक ब्याज दर, समर्थक ऋणधार। तो कर्ज लेने वाला व्यक्ति उधारदाता को गारंटी देने के रूप में संपत्ति जमानत के रूप में तय करता है कि अगर मैं पैसे जो ले रहा हूँ अगर मैं नहीं दे पाया तो मेरी यह संपत्ति आपके नाम की हो जाएगी। यह निर्धारित समय के अंदर ऋण लेने वाला पैसा नहीं चुकाता है तो कर्जदाता समर्थक ऋणधारक को बेचकर अपने पैसे जो है वो वापस कर सकता है और अपनी जो क्षतिपूर्ति उसको पूरा कर सकता है। अब बात करेंगे आवश्यक कागजात की। तो ऋण लेने वाला अपनी आर्थिक स्थिति के आवश्यक कागजात ऋण देने वाले को देता है कि देखो मेरी जो क्रेडिट स्कोर है या जो मैं ऋण ले रहा हूँ वो किस बेसिस पे लेता हूँ, वो उसका भी कागजात देता है, आपका नाम, पता, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें। भुगतान का तरीका, तो भुगतान क्या देख सकते हो, क्या है भुगतान, आप जो भुगतान कर रहे हो, जो भी आपने लोन लिया या जो भी ऋण लिया तो उसे एक मुश्त पे करोगे, यानी कि एक ही बार पे दे दोगे, या समय समय पर करना है। यही क्या बताता है, आपका भुगतान का तरीका आपको बताता है कि आप कितने बार, जैसे होता है ना कि मैं भाई हर महीने दे दूंगा, कोई बोलता है मैं 6 महीने में दे दूंगा, कोई बोलता है 1 साल में पूरा करूंगा, मैं एक ही बार में पूरा करूंगा। तो ये होता है भुगतान के तरीके। अब अगला क्या है, ऋण की अवधि। तो ऋण जो होता है वो दीर्घकालीन या कम समय का होता है। अब यहीं से यह निश्चित किया जाता है कि वास्तव में ऋण जो होगा वो आपको देना है कि नहीं है, और वो देना है तो कब तक देना है, उससे कितना पैसा लेना है, इन सारी चीज़ों का बात जो है वहाँ पे किया जाता है। बात करें, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते होंगे, क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप बोलोगे सर ये तो 10 रुपये का नोट है, ले लो, जाओ चॉकलेट खा लो। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन से यहाँ पे क्या आ सकता है कि 10 रुपये के नोट पे लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इसका क्या अर्थ है। अब आप नोट को ध्यान से देख रहे होगे कहाँ पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, या अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊँ, चूँकि फटेगा लेकिन मैं फिर भी दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो लिखता है आपका कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये आपका प्रश्न जो है तो यहाँ पे एक कोटेशन लिखा होता है, इसका क्या मतलब है आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है। तो बात करेंगे आंसर में। देख सकते हो क्या कि 10 रुपये के करेंसी नोट पर लिखे इस पंक्ति के नीचे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए कि 10 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो क्या बोलोगे, भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इसका अर्थ यह है कि 10 रुपये के नोट के साथ ही किसी 10 रुपये की वस्तु का मूल्य संग्रहित है, यानी कि अगर आप किसी को 10 रुपये दोगे तो बदले में क्या करेगा, आपको उतना ही मूल्य वाला वस्तु देगा। जैसे आप अगर मान लो 10 रुपये लेके जाओगे और आपको 5 रुपये वाले 2 चॉकलेट, अगर 5 रुपये वाले चॉकलेट दें तो दुकानदार 2 चॉकलेट देगा। अगर आपको 1 रुपये वाला चॉकलेट चाहिए तो क्या करेगा, वो 10 चॉकलेट देगा। और अगर आपको 10 रुपये वाला 10 चॉकलेट 1 चॉकलेट चाहिए तो वो 10 1 चॉकलेट देगा। लेकिन ऐसा क्या संभव है कि आपने 10 रुपया दिया और बदले में आपको 1 रुपया वाला आपको चॉकलेट धरा दिया? ऐसा तो संभव नहीं है। हो सकता है आप उधारी लियो तो ऐसा, अगर आप उससे उधारी लियो तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप जो जितने पैसे दुकानदार को पे कर रहे हो उतना ही रुपये का आपको वस्तु वो देगा। तो सरकार इस नोट के निर्गमन से पहले उतना ही मूल्यवान है जैसे सोना, प्रतिभूति आदि को अर्थव्यवस्था में संचित रखती है। यानी कि जिस प्रकार आप सोना चांदी को आप अर्थव्यवस्था का नींव मानते हो और उसका जो मूल्य मानते हो, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है कि आप कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब बात करेंगे,
तो क्वेश्चन आता है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि नोट छापने का काम और साख जारी करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक का है, जो कि हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है। तो 2009 और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है और यह जरूरी क्यों है, यह आपका प्रश्न है। इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला देख सकते हो क्या है कि देश की मौद्रिक नीति का निर्माण रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है कि मुद्रा का क्या नियम होगा, क्या निर्देश होगा, क्या गाइडलाइंस होगा, वो तैयार करता है रिजर्व बैंक। प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को एक निश्चित अनुपात में नगदें रिजर्व बैंक में रखनी पड़ती है, यानी कि जितने भी व्यवसाय बैंक होते हैं, चाहे आप HDFC बैंक बोलो, एक्सिस बैंक बोलो, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया बोलो, सबको क्या करना पड़ता है, एक निश्चित जो राशि है वो कहाँ पे जमा करना पड़ता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक में उसको जमा करना पड़ता है। अब यहीं से वो देखता है चीज़ों को कि क्या करना है। तो जैसे ब्याज दर, बैंक दर, नगद रिजर्व अनुपात, जिसको CRR बोलेंगे, और रेपो रेट है ना, इत्यादि का निर्धारण रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है कि आप क्या ब्याज लोगे, बैंक का क्या ब्याज दर होगा, कितना आपको नगद देना है, कितना आपको पैसा लेना है, ये जो सब तय कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। आगे देख सकते हो क्या है कि रिजर्व बैंक इस बात पर नजर रखता है कि बड़े उद्योगपतियों के अतिरिक्त छोटे किसानों एवं उद्यमियों को भी कर्ज मिले और उसको किस प्रकार से कर्ज दिया जाए, उसके बारे में भी जो है रिजर्व बैंक तय करता है ना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था की मौद्रिक गतिविधियों पर नियंत्रण के बिना आर्थिक विकास जो है संभव नहीं है। तो मुख्य रूप से यह आर्थिक विकास पर नजर रखने का काम करता है। बात करें, अब बात करेंगे आगे। तो देखो मैं एक नज़र डाल दूं, जैसे अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि क्या लिखोगे कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निम्नलिखित प्रकार से नजर रखती है। पहला, देश की मौद्रिक नीति का निर्माण रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, सबसे पहला। दूसरा क्या है, प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को एक निश्चित अनुपात में नगद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के में रखना पड़ता है। ब्याज दर, बैंक दर, नगद रिजर्व अनुपात मतलब CRR जिसको बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, इत्यादि का निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक इस बात पर नजर रखता है कि बड़े उद्योगपतियों के अतिरिक्त छोटे किसान और जो उद्योगपति उनको भी कर्ज मिले, और ऐसा इसलिए ताकि क्या होगा कि जो मौद्रिक गतिविधियों पर नियंत्रण के बिना अगर आप नियंत्रण नहीं करते और किसी एक व्यक्ति के पास ज़्यादा मुद्रा चला जाता है तो फिर आर्थिक विकास वो संभव नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न यहाँ पे आएगा, प्रश्न देख सकते हो आप क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का क्या विश्लेषण है। चूंकि हम लोगों ने देखा कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मुद्रा की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखता है तो उससे विकास संभव नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें, यानी कि ऋण जो है वो किस प्रकार से विकास करता है या क्या करता है। देख सकते हो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, आप सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में क्या करता है, मुद्रा जो है, ऋण जो है वो वृद्धि करने का काम करता है। बात क्लियर। तो कैसे, तो देश के आर्थिक विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है। व्यापारी, उद्यमी, किसान तथा आम जनता बैंकों से ऋण लेकर अपनी आर्थिक विकास करने का प्रयास करते हैं। यानी कि ये जो सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अनेक प्रकार के आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्र आय में क्या करते हैं, वृद्धि करने का काम करते हैं। यानी कि बहुत सारे व्यापारी, उद्यमी, किसान क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं। व्यापारी बिजनेस करते हैं, उद्यमी बिजनेस करते हैं, किसान लोग खेती करने का काम करते हैं, ट्रैक्टर वैक्टर ले लेते हैं, और आम जनता क्या करता है, छोटा मोटा बिजनेस करने का काम करता है। और ऋण से ही संभव है। और इससे अगर किसी एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, यानी कि 100 रुपया की जगह वो 1000 रुपया कमा रहा है, तो उससे क्या होगा, राष्ट्र आय में भी क्या होता है, वृद्धि होना संभव है। तो सबसे पहला क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्र आय में क्या होता है, ऋण से वृद्धि होती है। दूसरा क्या है कि आप जब ऋण से प्रति व्यक्ति और राष्ट्र आय में वृद्धि होगा तो यानी कि रोजगार के सृजन तथा लघु एवं कुटीर उद्योग का भी विकास में भी क्या करता है, यह सहयोगी होने का काम करते हैं। जैसे ऋण लेकर व्यापारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उद्यमी नए कारखाने लगाते हैं, जिससे लोगों को क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति होती है और नए नए रोजगार की सृजनता आपको देखने के लिए मिलती है। अब अगला जो है आपका फायदा क्या है कि कृषि एवं कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों के विकास में भी सहायक होता है। यानी कि जो भी प्राथमिक सेक्टर के जो भी लोग होते हैं उनके और उनके विकास में भी जो है ऋण बहुत बड़ा कारगर काम करते से किसान अपने उत्पादन को बढ़ाता है। इससे देश के खाद्यान्न की जरूरतों की पूर्ति होती है। चूँकि ऋण लेके हम लोग ट्रैक्टर ले सकते हैं, जरूरत की वस्तुओं को ले सकते हैं, आवश्यक खाद्यान्नों को ले सकते हैं, आवश्यक उर्वरक को ले सकते हैं, कीटनाशक को ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि
का उत्पादन बढ़ेगा तो जिससे क्या होगा, देश में जो खाद्यान्न की जरूरतें पूरा होगी। चूंकि ज़्यादा मात्रा में बाहर से हमको मंगाना नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, देश की जो है अर्थव्यवस्था में सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्या है कि आम जनता अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी बेटी की शादी देना हो, है ना, बाइक निकालना हो, इससे ऐसी सारी जो है कर सकता है। तो आय बढ़ने तथा आवास खरीदने के लिए भी लोग क्या करते हैं, बैंक से भी लोन लेने का काम करते हैं। अगला क्या है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति भी लोग करते हैं ऋण लेकर। तो क्या है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए सफल छात्रों को अपनी शिक्षा को पूरा कर उत्तम रोजगार पाने का आज बैंक ऋण बड़ी भूमिका निभाता है। यानी कि लोग जो होते हैं एजुकेशन लोन भी लेते हैं ताकि क्या कर सके और आगे जाके पढ़ाई कर सके। तो ऐसे मुख्य 5 है जिससे क्या होता है, बैंक जो है अपना काम करती है, ऋण जो है काम करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता करने का काम करता है। चूंकि हम लोगों ने देखा था कि बैंक जो है मध्यस्थता करने का काम करता है। तीसरा तो क्या है कि साधारणतया 2 श्रेणी के लोग बैंक जाते हैं। एक वे जिनके पास ज़्यादा धन होता है, अतिरिक्त धन होता है, और एक वे जिनको क्या होता है, धन की आवश्यकता होती है। यानी कि एक जो जमा करने जाता है, एक जो निकालने जाता है। बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों को मध्यस्थता प्रदान करता है। जैसे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है उस जमाकर्ता को बैंक सूद देता है। यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप क्या करें, बैंक में जमा करें, उससे वो सूद ले लिया। और जिन्हें धन की जरूरत होती है उन्हें क्या करता है, बैंक जो है सूद प्राप्त करता है, उससे क्या लगता है, बैंक जो है ब्याज लेता है। इस प्रकार बैंक जो अतिरिक्त धन बचता है वो बैंक क्या करता है, निजी काम को चलाता है और बैंक की मध्यस्थता से सभी वर्गों का क्या होता है, कल्याण हो जाता है। तो इस तरह से क्या करता है, बैंक जरूरतमंद लोगों का और अतिरिक्त मुद्रा के वाले लोगों के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करने का काम करता है। क्वेश्चन आएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंक की भूमिका बताएं कि बैंक जो किस प्रकार कारगर है। क्वेश्चन आएगा इस तरह भी आ सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंक की क्या भूमिका है। तो बात करें भूमिका के बारे में तो बहुत सारी भूमिका है। जो सबसे पहला भूमिका अगर देखोगे तो भूमिका क्या है कि बैंक में लोग क्या है, बैंक में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं जहां उस पर ब्याज भी प्राप्त होता है तथा पैसा जो होगा सुरक्षित होता है। नहीं कि आपका पैसा चोरी होने का भय, आपका खतरा नहीं है। दूसरा क्या है कि बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। बैंक जरूरतमंद मर्दों को ऋण देकर उनके आर्थिक विकास का भी मार्ग जो है वो प्रशस्त करने का भी काम करता है। अगला देख सकते हो क्या आपका कि बैंक देश में मुद्रा के परिचालन को नियंत्रण करता है। यानी कि मुद्रा कितनी छापा जाए, उसका क्या वैल्यू होना चाहिए, कब बंद करे, इसका भी निर्धारण करता है। व्यावसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक लेन देन की प्रक्रिया को भी क्या करता है, सुरक्षित करता है और सुविधाजनक बनाता है कि दोनों के बीच में लेन देन भी होता है और सुविधाजनक भी बनाने का काम करता है। अगला, रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति बनाता है। अन्य बैंकों को उनका पालन करना अनिवार्य होता है। इसके द्वारा देश में तेजी और मंदी पर नियंत्रण किया जा सकता है कि आप जो है देश का विकास कर सकते हो और जो आर्थिक महामंदी आएगा उसका भी जो है देखरेख कर सकते हो। साथ ही साथ ब्याज दर, बैंक दर, नगद रिजर्व अनुपात, CRR, रेपो रेट इत्यादि का निर्धारण रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। बैंक में अधिक लोग काम पे लगे होते हैं। इस प्रकार बैंक में बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने में भी मदद करता है। जो देश की जो आपकी बेरोजगारी की समस्या है उसको भी बैंक जो है मदद करती है। तो इसलिए क्या करता है, बैंक जो है वो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, चूंकि ऋण का हम लोगों ने बहुत तरह बात किया तो पूछेगा ऋण के प्रमुख स्रोत, या आप कभी क्वेश्चन आएगा कि साख के प्रमुख स्रोत का उल्लेख करें और साख के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों का अंतर करना है। यानी कि जो साख होता है, चूंकि हम लोगों ने देखा कि ये क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है और वस्तुओं का संचालन करने का काम करता है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए कितने प्रकार के साख हैं या कितने प्रकार के स्रोत हैं जहां से हम लोग ऋण ले सकते हैं, या ऋण के स्रोतों के बारे में वर्णन करना है। तो ऋण के 2 स्रोत है, एक औपचारिक स्रोत है, दूसरा क्या अनौपचारिक स्रोत है। और इसके बारे में मैंने फुल टू फुल डिस्कशन वीडियो लिया है, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा मिशन बोर्ड एग्जाम का, तो वहां पे आप जाके ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने फुल टू फुल डिस्कशन किया है। लेकिन मैं एक बार पढ़ के सुना दूंगा, खाली आपको समझ जाना है। मैं इसके बारे में डिटेल जो है डिस्कशन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहला देख सकते हो क्या है कि बैंक तथा सहकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋण को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे औपचारिक। तो औपचारिक यहाँ पे छूट गया, औपचारिक ऋण। तथा साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, मित्र आदि द्वारा दिए गए ऋण को अनौपचारिक ऋण के नाम से जाना जाता है, आपको लिख देना है। औपचारिक ऋणदाता कर्जदार से समर्थक ऋणदार की मांग करता है, जबकि अनौपचारिक ऋण में किसी प्रकार की समर्थक ऋणदार की मांग
नहीं की जाती है और आवश्यकता पड़ती नहीं है, और मैंने फुल टू डिस्कशन किया, आप वो जाके जरूर देखना। औपचारिक ऋणदाता एक निश्चित तथा निम्न ब्याज पर ऋण देता है, जबकि अनौपचारिक ऋणदाता मनमानी तथा उच्च ब्याज पर ऋण देता है, क्योंकि आप समर्थक ऋणदाता दे नहीं रहे हो। अगला क्या, औपचारिक ऋण देने वाली संस्था का नियंत्रण एवं अधिक्षण रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, यानी कि संस्था पर नियंत्रण करने का काम जो एक शाखा करती है, इसको क्या बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों को देखरेख करने की कोई संस्था नहीं होता है, वो खुद वो क्या होता है, मालिक होता है। औपचारिक ऋण का आकार बड़ा होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा पर आप यहाँ पे ऋण ले सकते हो, लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, छोटे मात्रा में ही आपको ऋण जो है देखने के लिए मिलेगा। बात करें, और मैंने विस्तार से डिस्कशन किया, आप जाके प्लेलिस्ट पे देखोगे तभी आपको पता चलेगा। आगे देख सकते हो क्या आपका क्वेश्चन आता है, कि क्वेश्चन क्या आएगा, देख सकते हो यहाँ पे कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से तैयार नहीं होता है, और यह 13 और 16 में आपका एग्जाम जो है पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो बात करेंगे आंसर पे, देख सकते हो है क्या है कि बैंक अपने द्वारा दिए गए ऋण का समर्थक निर्धारक की मांग करता है ताकि ऋण वापसी की अनिश्चितता समाप्त हो सके, यानी कि लोग अगर ऋण नहीं भी दे सकता है तो जो ऋण की जो है वसूली उस समर्थक निर्धारक को बेच कर किया जा सके। एक गरीब व्यक्ति के पास समर्थक ऋणाधार के रूप में बैंक के पास रखने के लिए कुछ नहीं होता, अतः समर्थक ऋणाधार के अभाव के कारण बैंक जो है बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाता, और इसी के चक्कर में जो है बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण नहीं देता। अब आएगा कि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं होता है, बैंक से कर्ज लेने में विशेष कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, तथा एक गरीब व्यक्ति शिक्षित नहीं होने के कारण स्वयं को कागजी कार्रवाई से दूर रखना चाहता है, इसलिए भी जो होता है लोग बैंकों से ऋण नहीं लेते हैं। और एक ये भी कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। और तीसरा क्या है, बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण को ज़्यादा जोखिम वाला मानता है, क्योंकि ऋण को वसूल करना कई बार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन हो जाता है। तो पहला क्या है कि जिसको ऋण लेना है उसके पास समर्थक ऋणदाता नहीं होगा, और दूसरा कि जहाँ पे ऋण लेना चाहते हैं वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बैंक नहीं होगा, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो क्या करते हैं, कागजी कार्रवाई से दूर होना चाहते हैं, और तीसरा कि बैंक जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लोन देना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे वसूली करना उनके लिए क्या होता है, जोखिम होता है। तो इन कारणों से कुछ जो है कर्जदार जो है वो ऋण नहीं ले पाते। बात करें, अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आएगा कि क्या कारण है कि बैंक समर्थक निर्धारण की मांग करता है। तो क्या देख सकते हो कि बैंक अपने द्वारा दिए गए ऋण पर समर्थक निर्धारण की मांग करता है ताकि ऋण वापसी अनिश्चितता समाप्त हो सके, यानी कि ऋण की पूर्ति हो सके। एक गरीब व्यक्ति के पास समर्थक आधार के रूप में बैंक के पास रखने के लिए कुछ नहीं होता, अतः समर्थक ऋण आधार के अभाव पर के कारण बैंक से वो ऋण प्राप्त नहीं करता और बैंक जो है उसे ऋण नहीं देने का काम करता है। तो समर्थक आधार की मांग क्यों करता है, ताकि अगर वो ऋण नहीं चुका पाता है भविष्य में कभी, तो उसके जो समर्थक ऋणाधार जो उसने दिया है, चाहे वो ज़मीन हो, पैसा हो, बैंक हो, तो उसे वो बेच कर या उसको खर्च कर कर उसकी जो पूर्ति की जा सके। अगला क्या देख सकते हो, क्वेश्चन एक आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदारों के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि कोई स्थिति होती है, चूंकि लिखा था कि भाई प्रति व्यक्ति आय के लिए बोलो, अर्थव्यवस्था के लिए बोलो, ऋण बहुत कारगर और ऋण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पे ऋण जो है वो बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। तो क्वेश्चन आएगा कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, कैसे स्पष्ट करना है। तो बात करें आंसर पर, देख सकते हो क्या है कि यद्यपि कर्जदार अपनी आय बढ़ाने तथा बेहतर परिस्थिति के निर्माण के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन जोखिम वाली परिस्थिति यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति होता है, तो जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर देता है। जैसे मान ले कि एक व्यक्ति फसल उत्पादन के लिए ऋण लेता है, यदि किसी कारणवश उसकी फसल मारी जाती है तो वो ऋण को वापस नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वो कर्ज चुकाने के लिए पुनः कर्ज लेता है, अथवा अपनी जमीन बेचने के लिए क्या हो जाता है, विवश हो जाता है। होगा ये भाई, सिंपल सी बात है। अब आगे देख सकता है कि इस प्रकार इस परिस्थिति के खतरे इस बात को तय करता है कि ऋण उपयोगी होगा अथवा नहीं। यानी कि अगर आपने उस फसल का अगर वो फसल हो जाता तो आप बेच देते, और जब आप बेच देते तो आप ऋण आराम से चुकाते, तो उस समय में ऋण आपके लिए जोखिम नहीं था। लेकिन चूंकि आपने भविष्य में सोचा कि भाई जो फसल मैं बोया हूँ उसको बेचूंगा, फिर वो मुझे दे देंगे, उससे मुझे पैसे आएंगे और मैं भुगतान कर दूंगा। चूँकि फसल अगर ख़राब हो गई तो आप नहीं बेच पाए और उसके लिए आपको फिर ऋण लेना पड़ा।
तो ऐसी स्थिति और भी आ सकती है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तब जो है ऋण जो है आपके लिए वो क्या होगा, आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। बात करें, अब एक क्वेश्चन आता है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें, और ये जो क्वेश्चन है 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। तो विकास में ऋण की भूमिका के बारे में आपको बताना है। तो बात करें आंसर पे, तो सबसे पहला आप क्या देख सकते हो कि जिन लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता वे ऋण लेकर अपना काम चलाते हैं, यानी कि लोग जो है यहाँ पे जो है रोजगार करने का काम करते हैं। दूसरा, देश के विकास में ऋण जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, चूंकि ऋण लेके लोग क्या करते हैं, विकास करते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाते हैं, उससे राष्ट्र आय में भी वृद्धि होती है। ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की और शहरी क्षेत्रों में व्यापारी और उद्योगपतियों की विशेषता सहायता करता है, और वो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन स्तर को ठीक कर सकते हैं। बात करें, अगला देख सकते हो क्या आपका कि ऋण साधारण लोगों के लिए भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। इसकी सहायता से लोग अपने घर का निर्माण कर सकता है, अपने आने जाने के लिए कारें आदि भी खरीद सकता है, और ऋण की दर भी कम होना चाहिए ताकि लोग जो है ऋण आसानी से चुका सके, और इस प्रकार जो है विकास का काम ऋण जो है करता है। अगला क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन एक पूछेगा कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाना का क्यों जरूरत है। देखिए, अगर मुझे मेरा वीडियो देख लिया होगा तो आप औपचारिक और औपचारिक के टॉपिक पे आप परिचित हो गए और आसानी से परिचित हो गए। तो टॉपिक देखो तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को क्यों बढ़ाना चाहिए, और एक क्वेश्चन 2009 में 2010 में पूछा गया। तो बात करें आंसर पे, तो कारण समझते हैं। तो निम्नलिखित कारणों से हमें भारत में ऋणों के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत होती है। कारण समझिएगा, क्योंकि देखिए औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में हम लोग डिस्कशन फुल टू फुल हम लोगों ने किया है। तो आप वहाँ पे जाके पहले देखो और फिर आके यहाँ पे टॉपिक देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे तो सबसे पहला क्या है कि औपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण और औपचारिक स्रोतों से मिलने वाले ऋण की अपेक्षा सस्ता होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज दर में काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि औपचारिक ऋण स्रोत पे यानी कि इस पर कम दर से ब्याज लगाई जाती है, तो लोग क्या करते हैं, इसे आसानी से चुका पाते हैं। जब आसानी से चुका पाएंगे तो फिर से लोन लेंगे और वो फिर से विकास करेंगे। तो यानी कि एक तरह से विकास का काम करने का करता है। अगला क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को औपचारिक स्रोतों से ऋण मिलने में उनकी आय बढ़ेगी तथा बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे, और लोग क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। अगला क्या है, देश के विकास के दृष्टिकोण से सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज क्या होता है, आवश्यक हो जाता है, और लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। औपचारिक स्रोतों से दिए गए ऋणों पर पर्याप्त लेखा जोखा रखा जाता है, जिससे कर्ज लेने वाले बेवजह परेशान नहीं होता। यानी कि लोग जो होते हैं कि जितना ले रहे हैं उसका हिसाब रखा जा रहा है, सब कुछ रखा जा रहा है, तो उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। औपचारिक स्रोतों पर ब्याज दर पूरे देश के लिए एक समान होता है, इससे यह ऋण सभी लोगों के लिए पर्याप्त होता है, और लोग जो होते हैं इसको लेने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया, इसको आपको याद करना है, अच्छे ढंग से क्या करना है, याद करना है। और आप नए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ अगर आपके पास PDF गया है तो आप इन सारे लिंकों के माध्यम से हमारे पास जुड़ सकते हो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो और आपको PDF चाहिए, या मैं बोलूँगा कि आपको एक अच्छा नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको नोट्स की जानकारी पूरी की पूरी मिलेगी। लेकिन एक बात आप ये लाइन जरूर पढ़िएगा कि आपको पेड PDF के लिए आप नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर आपको PDF की आवश्यकता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।